नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा इजराइल सरकार द्वारा करी गई एक घोषणा के बारे में। इजराइल ने अनाउंस किया है कि वो भारत में अपने दूतावास में एक डिप्लोमैट को पोस्ट करेगा या फिर एक नई पोस्ट बनाएगा जिसका नाम होगा वाटर अटैचे। ये एक स्पेशल डिप्लोमैट होंगे जो केवल भारत और इजराइल के वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड इश्यूज को टैकल करेंगे। तो इसकी क्या अहमियत है, भारत और इजराइल का एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड इश्यूज में किस तरह का कोऑपरेशन चल रहा है, उसकी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो महिपाल राठौड़ हैंडल है, उसको आप ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम किसी भी सोशल मीडिया आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यही नाम सर्च करना है महिपाल राठौड़ टेलीग्राम पर और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू अपने सभी कोर्सेज पर नवरात्रि के उपलक्ष्य में 5% डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, तो आपको कोड यूज करना है नवरात्रि 5 ऑन द सब स्टडी आईक्यू ऐप और ये डिस्काउंट केवल 26 अक्टूबर तक वैलिड है। ये है इजराइल के राजदूत भारत में रॉन माल्का और इन्होंने कुछ ही दिन पहले पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में ये घोषणा करी कि इजरायली एम्बेसी में जो नई दिल्ली में है वहां पर एक नई पोस्ट क्रिएट करी जाएगी जिनका डेजिग्नेशन होगा वाटर अटैचे। अब डिप्लोमेसी में अटैचे का मतलब क्या होता है? अटैचे एक फ्रेंच टर्म से लिया गया है। इसका सिंपल मीनिंग होता है अटैच जो करा गया है या किसी के साथ जोड़ा गया है। तो अटैचे एक ऐसा डिप्लोमेट है जो राजदूत के साथ जोड़ा गया है काम करने के लिए। ही इज अ मेंबर ऑफ द सपोर्ट स्टाफ जो एम्बेसडर की अथॉरिटी के नीचे काम करेंगे, यानी कि जो राजदूत हैं रॉन माल्का, इनके अधीन ये सीनियर डिप्लोमेट काम करेगा और ये डिप्लोमेटिक मिशन के हेड नहीं है बल्कि इनका एक स्पेसिफिक टास्क होगा। तो जैसे भारत समेत कई देश हैं जो अपने राजदूत के अलावा इस तरह के ऑफिसर्स को अटैच करते हैं, तो जैसे मिलिट्री अटैचे होते हैं। अब जरूरी नहीं कि ये कोई फॉरेन सर्विस के ऑफिसर ही हो, भारत अपने सीनियर जनरल्स को मिलिट्री अटैचे के रूप में भेजता है यूएस या फिर यूके के दूतावास में। हमारे जो दूतावास हैं लंदन या फिर वॉशिंगटन डीसी में, वहां पर वैसे ही साइंस अटैचे होते हैं, हेल्थ अटैचे हो सकता है और अभी आपने देखा कि इजराइल वाटर अटैचे नियुक्त कर रहा है। तो इस तरह के स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स हो सकते हैं जो उन दोनों देशों के बीच के उस फील्ड के रिलेशंस को डील करेंगे या फिर उसमें वो आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इजराइल ने ये अनाउंस किया है कि हमारी जो एम्बेसी है दिल्ली में वहां पर एक वाटर अटैचे की पोस्ट होगी और जनवरी 2021 से ये ऑफिसर वहां पर पोस्ट किया जाएगा, डिप्लोमेट पोस्ट किया जाएगा। और इनका काम क्या होगा कि वाटर मैनेजमेंट में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो टेक्नोलॉजी है इजराइल डेवलप कर रहा है, उसको भारत में लाने की कोशिश करी जाए और यही इनका स्पेसिफिक पर्पस होगा कि वाटर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर सेक्टर में बेहतरीन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाए। एक और बड़ा अनाउंसमेंट किया इजराइल ने, ये दोनों अनाउंसमेंट साथ ही हुए थे, कि नॉर्थ ईस्ट में एक ऑनररी काउंसिल का पोस्ट बनाया जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है कि देखो, एम्बेसडर्स के अधीन कई सारे कॉन्सुलेट होते हैं। जैसे एम्बेसी तो केवल एक होती है किसी भी देश में, तो सारे देशों की एम्बेसी होती है नई दिल्ली में, लेकिन कॉन्सुलेट अलग अलग शहरों में हो सकते हैं। जैसे कि ब्रिटेन का कॉन्सुलेट है चेन्नई में, इजराइल का कॉन्सुलेट एक मुंबई में भी है। तो जहां पर उन्हें लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा काम है, ऑफिस की जरूरत है, तो वहां वो कॉन्सुलेट बना देते हैं। तो अब एक ऑनररी काउंसिल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इजराइल की तरफ से तैनात किया जाएगा, क्योंकि इजराइल को ऐसा लगता है कि अभी हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ इतना कोलैबोरेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पोस्ट के बाद, इस व्यक्ति के आने के बाद ये कोलैबोरेशन बढ़ जाएगा। याद रखिए, इजराइल ने पहले ही एग्रीकल्चर अटैचे नाम की पोस्ट क्रिएट कर रखी है भारत में अपने दूतावास में। तो ये जो वाटर अटैचे है ये एग्रीकल्चर अटैचे के साथ मिलकर अब काम करेगा। पहले एग्रीकल्चर अटैचे ही ये सारा काम देखा करता था और इनके अधीन मेन काम ये था कि इजराइल सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस डेवलप कर रहा था। भारत में 29 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस डेवलप किए जा चुके हैं एग्रीकल्चर फील्ड के लिए, जहां पर इजराइल से जो टेक्नोलॉजी है जो भारत को बेनिफिट कर सकती है वो लाई जाती है रिगार्डिंग वाटर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर। और अब ये स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन का रूप अख्तियार कर चुका है। जनरली आपने सुना होगा कि स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन डिफेंस जैसे फील्ड में होता है, लेकिन भारत और इजराइल के मामले में एग्रीकल्चर भी एक स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन का फील्ड बन चुका है। तो भारत इजराइल के रिश्ते अमूमन डिफेंस या सिक्योरिटी की नज़र से देखे जाते हैं। आप जानते होंगे कि इजराइल के सबसे बड़े वेपन्स परचेजर्स हम हैं, भारत है। इजराइल की नज़र से हम देखें, अगर आप पैसा देखेंगे तो वो डिफेंस डील में काफ़ी होता है, लेकिन केवल डिफेंस या फिर मिसाइल्स खरीदने के लिए हम इजराइल के साथ रिश्ते नहीं रखते हैं, बल्कि इजराइल और भारत के रिश्तों में अब कई प्रकार के डायमेंशंस हैं, जिसमें एग्रीकल्चर और वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। और ये ना केवल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बल्कि गवर्नमेंट टू पीपल कनेक्ट करने में मदद करता है। एग्रीकल्चर और वाटर के मामले में इजराइल का फोकस यही रहा है कि इजराइल अपने देश में जो डेवलप होती टेक्नोलॉजीज हैं उन्हें भारत में लागू कर सके, इंडियन कंटेक्स्ट में अच्छे से इंप्लीमेंट करवा सके। इसमें इंडो इजरायली एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट की शुरुआत करी गई थी 2008 में
और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कोशिश ये थी कि जो भी इसराइल की बेस्ट प्रैक्टिस है, टेक्निकल नॉलेज है, वो भारत के किसानों तक पहुंचे। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इसराइल की एक एजेंसी है जो काम करती है, जिसका नाम है माशाव। ये नाम याद रखिएगा, माशाव जो है वो एक हिब्रू का एक्रोनिम है, और इसका अगर इंग्लिश में हम ट्रांसलेशन करें तो ये हो जाता है इजराइल्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, और इसराइल हालांकि 1947 में ही स्थापित हुआ था, लेकिन उसने 57 में ही एक ऐसी एजेंसी डेवलप करी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन देशों की मदद करेगी जहां पर इसराइल को लगता है कि हमारी टेक्नोलॉजी उनके काम आ सकती है। तो ये माशाव का नाम जरूर याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आया तो मुझे लगता है इसके बारे में जरूर एक स्टेटमेंट रहेगा। और इसी कोऑपरेशन के तहत 29 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस ऑलरेडी स्थापित किए जा चुके हैं। भारत के 12 राज्यों में इस तरह के सेंटर खोले गए हैं। जैसे इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, राजस्थान के कोटा में एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर सिट्रस डेवलप किया गया है। सिट्रस यानी कि ऑरेंज या फिर अनार जैसे जो फ्रूट्स होते हैं, उनकी खेती बेहतर तरीके से करी जा सके, उसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं वो किसानों तक पहुंचाने के लिए, जो राजस्थान का कोटा रीजन है वहां पर इनकी खेती काफी होती है, तो ये सेंटर कोटा में स्थापित किया गया। इस तरह के सेंटर्स भारत के कई राज्यों में स्थापित करे गए हैं। 12 राज्य हैं, 29 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस है, और ऑलरेडी 1.5 लाख किसानों को इसराइल इन सेंटर्स की सहायता से ट्रेनिंग दे चुका है। और यहाँ पर फोकस किस पर है? क्रॉप डाइवर्सिटी को कैसे बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाना है कि प्रति हेक्टेयर ज्यादा उपज मिले, और वाटर एफिशिएंसी बढ़ाई जाए हॉर्टिकल्चर में। तो ये सभी जो फोकस एरियाज हैं ये कोविड-19 पैंडेमिक के बाद और ज्यादा फोकस में आ गए हैं, क्योंकि पानी की कमी भारत में हमेशा से रही है। भारत एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है, चाहे हमारे यहाँ कितनी भी बारिश हो जाए, बाढ़ आ जाए, लेकिन आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी बनी रहती है। तो ऐसे में कोविड-19 पैंडेमिक के बाद किसानों की हालत और बेहतर बनाने के लिए ये वाले जो एरियाज हैं इन पर काम करना आवश्यक है। तो इन सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस में डेमोन्स्ट्रेशन के साथ किसानों को सिखाया जाता है कि कैसे आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ग्रीन हाउस हो गया, ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू क्रॉप डाइवर्सिटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो मेन फोकस है इन COEs का वो नर्सरी मैनेजमेंट पर है, इरिगेशन पर है, और कल्टीवेशन टेक्निक्स पर है। और ये ऐसे संस्थान है जहाँ पर गवर्नमेंट, एकेडमिक्स और फार्मर्स तीनों एक साथ इकट्ठे होकर काम करते हैं। तो यहाँ पर एकेडमिक्स भी आते जाते रहते हैं, सरकार के थ्रू भी यहाँ पर पैसा आता है, सेंटर डेवलप होता है, और किसानों को अल्टीमेट फायदा यहाँ पर मिल जाता है। तो इस प्रोजेक्ट के तहत मैंगो, पॉमग्रेनेट, सिट्रस फ्रूट्स, डेट पाम, वेजिटेबल, फ्लोरिकल्चर, बी कीपिंग, इन सब पर फोकस किया गया है। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा स्टेपल डाइट होता है जैसे वीट, राइस, उन पर फोकस नहीं है, यहाँ पर हॉर्टिकल्चर या फ्लोरिकल्चर पर ज्यादा फोकस है। उसका रीजन ये है कि इसराइल इनमें काफी दक्ष है, वहां पर ये खेती काफी ज्यादा होती है। वैसे भी जो सिट्रस फ्रूट्स हैं ये कम पानी वाले एरिया में ही बेहतर उगते हैं, तो इसराइल में इनकी खेती काफी होती है, और इसीलिए इसराइल के पास इनको बेहतर बनाने की जो टेक्निक्स हैं वो ज्यादा अच्छी हैं ऑलरेडी। और इस प्रोजेक्ट की मदद से महाराष्ट्र में मैंगो ऑर्चर्ड्स को बढ़ावा मिल चुका है, चेरी टोमेटोज हरियाणा में, और इस तरह के कई एग्जाम्पल्स हैं जहां पर भारतीय किसानों को इस इरिगेशन टेक्नोलॉजी का फायदा मिला है इसराइल के सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस के माध्यम से। अब भारत और इसराइल के संबंध वाटर मैनेजमेंट में भी काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर भी हमारी एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, और ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कोविड के बाद और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि आप जानते ही हैं कोविड के कारण इकोनॉमी की हालत हर देश की खराब हुई है, भारत की भी काफ़ी ख़राब है। ऐसे में किसानों को उनकी उपज का पूरा पैसा मिले, उसके लिए ज़रूरत है कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, खेती की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, और उसके लिए इस तरह के सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस काम कर रहे हैं। अब भारत एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है, हमारी एनुअल पर कैपिटा अवेलेबिलिटी पानी की 1500 क्यूबिक मीटर से भी कम है। और यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिए, कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ये आंकड़ा और भी कम होगा, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा होगा, जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, जैसे कुछ वेस्टर्न घाट्स के कोस्टल एरियाज़ या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एरियाज़ हो गए। लेकिन जो बड़े आबादी क्षेत्र हैं वहाँ पर ये आंकड़ा कम होगा। दिस इज़ द एवरेज ऑफ एंटायर कंट्री। और भारत में 78% जो फ्रेश वाटर है वो खेती के काम में आता है। तो आप समझ सकते हैं कि वाटर मैनेजमेंट में कोई कोलैबोरेट कर रहा है तो वो इनडायरेक्टली उसको खेती में भी कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट 80% पानी, 4/5 ऑफ वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। इसराइल में पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी केवल 200 क्यूबिक मीटर है, तो यहाँ पर वाटर स्कैर्सिटी बहुत ज़्यादा है। इसराइल इज एन एक्सट्रीमली वाटर स्कार्स रीजन, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हाई वैल्यू एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और इसराइल अपने वाटर मैनेजमेंट के इनोवेशंस के लिए दुनिया भर में फेमस है। ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन, अर्बन वेस्ट वाटर को रिसाइकल करना, या समुद्र के पानी को डीसलाइन करके उसको ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ करना, ये सभी कामों में इसराइल काफ़ी दक्ष है। इनफैक्ट इसराइल का 62% जो इरिगेशन वाटर है वो या तो रिसाइकल्ड या फिर समुद्र के पानी से आता है।
तो जो भी मीठा पानी है वो उसको पोर्टेबल वाटर है, उसको केवल डोमेस्टिक यूज़ के लिए रखते हैं। इरिगेशन के लिए जो मेजॉरिटी यूज़ होता है पानी वो रिसाइकल्ड या फिर समुद्र का पानी है। अगर आपको याद हो 2017 में जब हमारे प्रधानमंत्री इसराइल की विजिट पर गए थे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल बेंजामिन नेतन्याहू ने इन्हें एक स्पेशल गाड़ी दिखाई थी जिसमें समुद्र का पानी कन्वर्ट हो जाता है मीठे पानी में, और ये फोटोग्राफ्स काफ़ी उस वक्त फेमस हुई थी। तो भारत कोशिश कर रहा है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पर भी इंप्लीमेंट करी जा सके। इनफैक्ट चेन्नई में इसराइल की मदद से ऑलरेडी डिसलाइनेशन का प्लांट चल रहा है और ये टेक्नोलॉजी चेन्नई में यूज़ हो रही है। अगस्त 2020 में इसराइल ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर इन्होंने एक बुंदेलखंड वाटर प्रोजेक्ट शुरू किया है। इंडिया इसराइल बुंदेलखंड वाटर प्रोजेक्ट का लक्ष्य होगा कि बुंदेलखंड जो भारत के सबसे सूखे इलाकों में से एक है, हर साल आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि बुंदेलखंड में किसान परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उस रीजन में पानी की समस्या को सॉल्व करना ये इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य होगा। तो यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन टेक्निक सिखाई जाएंगी किसानों को, वाटर एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स को बढ़ावा दिया जाएगा और एडवांस्ड वाटर प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चर के लिए सिखाएंगे इसी तरह के सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस के माध्यम से। तो इससे कोशिश ये है कि बुंदेलखंड जो एक ड्रॉट हिट रीजन है, अकालग्रस्त एरिया है, वहाँ पर वाटर क्राइसिस को सॉल्व किया जा सके यूजिंग द लेटेस्ट फार्मिंग टेक्नोलॉजीज। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।